नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज से अपन अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, 5 सेवों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपए है, जबकि 2 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 28 रुपए है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल करें। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न ग्राफ विधि वाला मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन वहां पे क्या थी, सीधी सी समीकरण थी। लेकिन यहाँ पे समीकरण नहीं बनी हुई है, यहाँ पे समस्याएं हैं आपके सामने। ये समस्याएं हैं। पहली समस्या यहां से लगाकर यहाँ तक है और दूसरी समस्या यहां से लगाकर यहाँ तक है। ये 2 समस्याएं। इन दोनों समस्याओं से 2 समीकरण बनेगी पहले तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों समस्या में से कोई सी एक समस्या पहले ले लीजिए और इनमें 2 वस्तुओं के नाम लिखे होंगे। यहाँ पे लिखे हुए सेब और संतरे। इसी तरीके से अन्य नाम भी आ सकते हैं आपके, जैसे केला, अंगूर आ सकता है, पेन, पेंसिल आ सकती है, किताब और कॉपी आ सकती है। और उन 2 जो वस्तुएं का नाम लिखा हुआ है उन्हें हमें मानना पड़ेगा। माना कि एक वस्तु का मूल्य x रुपए है और दूसरी वस्तु का मूल्य y रुपए। तो यहां मैं मान लेता हूं, माना कि एक सेम का मूल्य x रुपए है और एक संतरा का मूल्य y रुपए है। एक सेब का मूल्य x रुपए है और एक संतरे का मूल्य क्या है, y रुपए। यहाँ पे वस्तुएं चेंज होती है तो आप उसी तरीके से चेंज कर लीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सेब की संख्या के साथ x लगाना है और संतरे की संख्या के साथ y लगाना। देखो शर्त फर्स्ट हो गई है, शर्त फर्स्ट के अनुसार लिखेंगे, शर्त फर्स्ट के अनुसार। और चाहे तो आप फर्स्ट शर्त भी लिख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ये यहाँ पे लिखने आ जाएगी ऐसा कैसे। फिर यहाँ नीचे से लिखेंगे 5 है, 5x प्लस 3y बराबर लगाना है। कुल मूल्य कितना है, 35 रुपए। कितना है, 35 रुपए। और ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह शर्त सेकंड के अनुसार और इसमें सेब के साथ x लगाना है और संतरे के साथ क्या लगाना है, y लगाना है। और ये कितना हो जाएगा, 28 बराबर 28। और ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2। इन दोनों से आपको पहले एक का मान व्यवस्थित करना है और फिर इनसे मान रखने, अपने मन से 0 1 रखने के बाद में सारणियां बनेगी। सारणियां से आपको ग्राफ बनाना। इसके आगे का कार्य आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको एक बार अभ्यास करके देखना है। अब सवाल नंबर 2 लेते हैं। यदि m 4,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तथा A का निर्देशांक 3,4 है, तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पूछा है बिंदु B के निर्देशांक। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या है उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि M जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यानी M एक रेखाखंड है AB और उसका मध्य में बिंदु क्या है, M, और इसके निर्देशांक क्या है, 4,5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मध्य में है ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब x और y का मान है। किसका मान है, x और y का मान है। x का मान कितना है, 4 है और y का मान कितना है, 5 है। ठीक है। इसका आगे a के निर्देशांक, a का निर्देशांक 3,4, a का निर्देशांक 3,4। इसका मतलब ये फर्स्ट में है x1 और y1, यानी हमें देगा x1 का मान 3 और y1 का मान कितना, 4। ठीक। तो B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी B का हमें ज्ञात करना है। अब देखो B बिंदु A और B ऐसे ऐसा आ जाता है, A व B। तो इसका मतलब हुआ कि x2
और y2 हमें क्या करना है, जाते हैं दूसरे बिंदु के निर्देशांक। पहला बिंदु x1 y1 हुआ, दूसरा बिंदु x2 y2, और बीच में जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, x और y का मान। या बीच में कोई अनुपात दे देता है तब भी अपन x y का मान निकालते हैं मैक्स माई वाला सूत्र से। अब देखिए यहाँ पे निर्देशांक शब्द आया, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमारे दिमाग में तो वो आया मैक्स माई वाला, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही, मध्य बिंदु की। जब भी प्रश्न के अंदर मध्य बिंदु आ जाए और निर्देशांक की बात करें तो इसका मतलब सूत्र मैक्स माई वाला नहीं लगेगा। और सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मैं यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाता हूं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और वो है x बराबर x1 प्लस y, x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x कितना है देख लीजिए, 4 है, x1 कितना है, 3 है, और x2 हमें ज्ञात करना है बटा 2 का 2। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हो। अब देखो, अब अपन को क्या बराबर बराबर है तो इसको इससे वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे, यानी 4 को 2 से करेंगे, 1 को 3 प्लस x2 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 बराबर, इसको करेंगे तो 1 से करेंगे तो एक ही संख्या है 3 प्लस x2, 3 को इधर लेकर आएंगे तो 8 में से घटेगा, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, x2 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान देखो कितना है, 5 है, बराबर y1 कितना है, 4 है, प्लस x2 बटा 2। अब इसको भी वज्र गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर 4 प्लस y2, 4 इधर आएगा तो घटेगा, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, यानी y2 का मान कितना आया, 6। अतः अपन कह सकते हैं कि मध्य बिंदु बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक 5,6 होंगे। ये प्रश्न मैंने पूरा बताया इसलिए क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो डाला उसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक से संबंधित प्रश्न नहीं बताया था। तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा ये प्रश्न चेंज कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ साथ के साथ में आपको। यदि देखो इसके अंदर क्या करता है वो प्रश्न को, जैसे इसका है 5,6, वो ऐसे करेगा कि बिंदुओं ए 3,4 बी, अभी आया था आपके 4,6 मान लो, 4,6 रेखाखंड AB के मध्य बिंदु N के निर्देशांक ज्ञात। तो यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे ए और बी दोनों ही बिंदु दे दिया, ए और बी दोनों ही दे दिया है, और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एम है, और एम के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ इस कंडीशन में यहाँ पे x1 y1 और x2 और y2 का मान दे रखा है, और आपको x और y का मान ज्ञात करना है, और निर्देशांक पूछा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाना है, न कि मैक्स माई वाला सूत्र लगाना। वो अन्य अनुपात जब आ जाता है उस स्थिति में या आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है अनुपात ज्ञात कीजिए, तब आपको मैक्स माई वाला लगाना है। अन्यथा निर्देशांक में मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा जाए वहां पे मध्य बिंदु का निर्देशांक ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं P -3,4 तथा Q 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी आपको क्या पूछा है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक पूछा है
तो आपको पता है कि निर्देशांक में या तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा या मैक्स माई वाला लगेगा। लेकिन मैक्स माई के लिए आपको अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? अनुपात। यहाँ पे अनुपात को शब्द के माध्यम से दे रखा है। क्या दे रखा है? समत्रिभाजन। समत्रिभाजन का मतलब होता है किसी एक रेखाखंड और उसके निर्देशांक है, ये तो P है, P का निर्देशांक तो है -3,4 और Q का निर्देशांक है 4,5 और इस रेखाखंड PQ का क्या कर रखा? सम यानी समान, त्रि यानी 3 टुकड़े कर रखे। 3 टुकड़े इसका मतलब इसके बीच में कितने बिंदु है? 2 समान टुकड़े कर रखे, 1 2 3। तो यहाँ पे मान लो ये ए हो सकता है बिंदु, ये बी हो सकता है। तो आपको बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब आप बिंदु ए के जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखिए इधर कितना अनुपात है, इधर 1 रहा और उधर कितने रेखाखंड रह गए? समान 2। यानी जब ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो आपको अनुपात काम में लेना है 1:2 और जब वापिस बी बिंदु के जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे वहां पे आपको अनुपात काम में लेना पड़ेगा 2:1 और यहाँ पे मैक्स माई वाला ही सूत्र लगेगा। यानी सबसे पहले ए बिंदु के निर्देशांक के लिए मैक्स वाला लगेगा, माई वाला लगेगा, उसका आंसर आएगा वो ए बिंदु के निर्देशांक आएंगे। फिर वापस पुनः मैक्स वाला लगेगा और माई वाला लगेगा और जो आंसर आएंगे एक्स वाई का मान वो किसका आएगा? बी बिंदु के निर्देशांक आएगा। ये सवाल आप अभ्यास करिए। यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो मेरे को व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट्स के माध्यम से आप अवगत करवाइए। यदि आपका कमेंट्स आएगा तो फिर बाद में मैं इसका और आगे वीडियो डालूंगा। बाकी आपको अभ्यास करना है। यहाँ अनुपात नहीं दे रखा था तो मैंने आपको बता दिया अनुपात इसका 1:2 होगा और 2:1 यानी इससे मैक्स से पूरा हल होगा, एक्स वाई का मान आएगा। फिर मैक्स माई से सूत्र लगा के और उसमें वापस एक्स वाई का मान लिया। मैक्स माई का कोड याद होगा आपको 12 21 12। पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से सूत्र कैसे क्या करना है वो सारा बताया हुआ है। अभी अभ्यास कैसे चल रहा है केवल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए ये 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। सभी यानी किसी प्रयोग की, किसी घटना के घटने की और किसी घटना के न घटने की। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने 10 में से 8 अंक प्राप्त किए तो उसके अंक प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 8/10 और उस विद्यार्थी के अंक नहीं प्राप्त, कितने अंक उसने प्राप्त नहीं किए? उसने 2 नहीं किए थे और उसकी प्रायिकता नहीं की प्रायिकता होगी 2/10। यदि इन दोनों को अपन जोड़ा जाता है तो आपको पता है इसका आंसर कितना आता? 1 आता है। इसलिए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। ध्यान रखना इस प्रश्न का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यानी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ऐसा ही प्रश्न देखिए, यदि PE नहीं की प्रायिकता 0.91 है तो PE का ज्ञात कीजिए। जब आपको प्रश्न के अंदर प्रायिकता दे दी जाती है वहां पे आपका जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 1 - P। किसकी प्रायिकता दे रखी है? PE नहीं की दे रखी है, इसलिए E नहीं आएगा। E नहीं। 1 - 0.91, 1 का मतलब 1.00 है। यानी 100 मान लीजिए, 100 में से यदि 91 जाते हैं तो आपको 0.09 इसकी प्रायिकता होगी। यहाँ पे आपको पॉइंटों में नहीं दे करके प्रायिकता बटा में दे सकता है। जैसे यहाँ दे दिया 4/5, यानी E नहीं की प्रायिकता 4/5 है तो PE की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे आपके ये आएगा 4/5, 1 - 4/5। तो यहाँ पे लघुत्तम से करना पड़ेगा 5 - 4 यानी 1/5। यानी जब प्रश्न के अंदर आपको प्रायिकता दे दी जाती है हाँ की या नहीं, अनुकूल परिणामों की या नहीं की, यानी किसी भी तरीके से आपको यदि प्रश्न में प्रायिकता दी जाती है तो वहां पे 1 - PE हाँ या PE नहीं वाला सूत्र लगेगा। अन्यथा आपको पता है अभिप्रायकों की संख्या बटा अभिप्रायकों की कुल संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। नीरज तथा धीरज मित्र हैं, उनके जन्मदिन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा। देखो इसमें मेरे को आप पहले बताइए कि यहाँ कुल संभावित परिणाम कितने होंगे।
नीरज और धीरज मित्र हैं। जन्मदिन की बात हो रही है यहाँ पे। जन्मदिन, जन्मदिन कब मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार। तो यहाँ आपको कुल संभावित परिणाम सोचना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन देखो एक वर्ष में एक बार। अब आपको पता चल गया होगा कि एक वर्ष में कुल संभावित दिन कितने होते हैं। तो यहाँ पे कुल संभावित दिन कितने होते हैं? 365। अतः अपन लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? 365 होंगे। अब रही बात किसकी प्रायिकता पूछी? जिसकी प्रायिकता पूछी है उसकी संख्या लिखनी, यानी जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जन्मदिन कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। अब जन्मदिन भिन्न भिन्न, अलग अलग दिन होना चाहिए। तो अलग अलग दिन अब पता नहीं कब हो सकता है, तो 364 दिन में से कोई से हो सकता है। एक दिन तो सेम है, एक दिन सेम को माइनस कर दो तो बचे कितने? 364। यानी जन्मदिन भिन्न, जन्म दिवस भिन्न भिन्न होने की संख्या क्या आएगी? 364 आएगी। और समान दिन के लिए एक दिन आएगा। समान दिन के लिए क्या आएगा? एक दिन। तो ये आप पूरा आपको करना है। सूत्र कैसे लगाना सारा बता रखा है, बस मैं थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ इसमें। तो आपको पता है इसकी यदि मैं डायरेक्ट प्रायिकता की बात करूं उत्तर की, तो इसका आएगा 364 बटा 365 और इसका आंसर आएगा 1 बटा 365। लेकिन आपको पूरा फॉर्मूले के अनुसार करना है। सबसे पहले लिखना कुल संभावित परिणाम, फिर जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो की संख्या 364, प्रायिकता अभिप्रायकों की संख्या बटा कुल अभिप्रायकों की संख्या और 364 बटा 365। इसी तरह जब जन्म दिवस समान हो की संख्या 1, प्रायिकता का सूत्र अभिप्रायकों की संख्या बटा कुल अभिप्रायकों की संख्या, यानी 1 बटा 365। अगला क्वेश्चन है आपके, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको समांतर माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है? समांतर माध्य। और ये क्या है? आंकड़ों वाला माध्य है। तो समांतर माध्य के अंदर आपको पता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है, इसलिए 5 + 9 7 + 9 + x बटा ये कितनी है? 1 2 3 4 संख्या है 4, बराबर में क्या है? 9। क्योंकि समांतर माध्य दे रखा है इसलिए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर 9, बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए आप इनको जोड़ेंगे तो 5 7 12 12 और 9 कितने होते हैं? 21। 21 + x बटा 4 बराबर 9। यदि 9 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 36 में से यदि आपके 21 आएंगे तो आपका आएगा 5 6 में से 1 गए तो 5 और 3 में से लोगे तो 1, यानी x का मान कितना आएगा? 15। एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। अब देखो अगला क्वेश्चन 8वां है, निम्न बंटन का समांतर माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बिना वर्ग वाली जो सारणी है उसके बता रहा हूं मैं आपको। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो संख्या के अंदर 4 8 14 11 3, 4 8 14 11 3। ठीक है, यहाँ पे x और f दोनों निकाले हुए हैं। आपको सबसे पहले माध्य निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए सूत्र आपको पता है सिग्मा fx, यानी फिक्स है। f और x यानी एक नया मान निकालना पड़ेगा fx। क्या निकालना पड़ेगा? fx। तो उसके लिए दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 8 छंग 48 और 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 7 और 2 9, 24 7 58, 11 8 88, 9 3 17। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 8 8 8 3 24, 8 चौक 32, 1 कम हो गया 31 का 1, हासिल के 3 2 5 4 9 9 9 18, 18 और 8 26, 26 2 28, यानी 281। और 1 का भी जोड़ करेंगे तो 1 का जोड़ होगा 8 4 12, 12 और 4 16, 26 27 36 3 39। कितना आएगा? 39। यदि अपन माध्य की बात करते हैं तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आई लग जाएगा। तो इसका कितना आया? 281
बटा 39। यानी अब देखो इसको काटना है तो 9 का 9 2 18, 9 3 27, 9 5 30, 9 6 54। इसका आपका आंसर होगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जोड़ गलत हो गई, 40 होगा ये, तो यहाँ पे भी क्या होगा 40 होगा। और 40 तो 4 दायो 40, 4 7 28, 0.42 8, 2 बज गए, 4 5 20। यानी अपन एक पॉइंट इधर और लेते हैं तो ये होगा 7.025। ये इसका क्या होगा, माध्य होगा। ठीक है, अब यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं इसका माध्यक बताऊंगा। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है CF बनाना पड़ता है। CF 4 8 4 12 और यहाँ तक 14 6 और 2 6 1 7 3 और 4, यानी क्या आएगा 40। इसका योग कितना आएगा 40, क्योंकि F का योग 40 है तो CF का योग भी कितने लास्ट में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी यहाँ और यहाँ का योग क्या है, बराबर है। यहाँ का मान और यहाँ का मान दोनों बराबर है। इसमें माध्यक वाला बड़ा छोटा वाला सूत्र लगेगा। छोटा वाला माध्यक का जो सूत्र होता है n/2, यहाँ आप कह सकते हो इसको सिग्मा Fi/2, सिग्मा Fi/2। सिग्मा Fi कितना है 40 है बटा 2 यानी 20। यानी इसके अंदर देखना है 20 की संख्या में आ सकता है, तो 20 जो इसमें है देखिए 26 वाली संख्या में आ सकता है। किस में आ सकता है 26 के जस्ट सामने वाली जो x का मान है वही क्या है, माध्यक है। अतः माध्यक का मान क्या होगा, इसमें 7 होगा। माध्यक का मान कितना होगा 7। जबकि वर्ग अंतराल वाली संख्या, जो वर्ग अंतराल वाली जो सारणी होती है उसके अंदर अपने को आगे यानी माध्यक का बड़ा वाला सूत्र जो है वो भी आपको लगाना पड़ता है। अब इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, बहुलक के अंदर अधिकतम बारंबारता देखनी है। अधिकतम बारंबारता यानी अधिकतम बारंबारता किसकी है, अधिकतम बारंबारता किसकी है, 14 की है। अतः बहुलक भी क्या होगा 14 ही होगा। यानी आपको 2 नंबर के प्रश्न में माध्यक बहुलक या कोई सा भी आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे अधिकतम बारंबारता 14 इसलिए बहुलक भी क्या होगा 14 होगा। इन प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेना है आपको। नमस्कार दोस्तों, टीचर एट होम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिन पहले मैंने कक्षा 10 के गणित विषय से संबंधित 10 वीडियो अपलोड किए हैं। वो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए। और आने वाले समय के लिए मैं आपको बताता हूं कि कोशिश करूंगा कि परीक्षा से पहले मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ वीडियो और डालूं और इसके साथ ही आपको गेस्ट पेपर भी अवेलेबल कराऊं। इसके आगे की जानकारी आपको धर्मराज जी सर देंगे। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल टीचर एट होम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, महादेव सर ने आपको गणित विषय के बारे में बता भी दिया, और अगर आपको गणित विषय के वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर देवे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हम अति शीघ्र टीचर एट होम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन से उन तमाम ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को और मेरे दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको सभी को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। अब ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्राएं होते हैं बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और बड़ी कोचिंग फीस ज्यादा होती है, हॉस्टल किराया, तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं जो वहन नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो इसमें हम क्या क्या आपको अवेलेबल करवाएंगे, देखिए दोस्तों, हम इसमें आपको ऑल कंपटीशन में जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी, आर्मी, एसएससी, बीएसटीसी, पीटीटी आदि प्रकार की कोचिंग के वीडियोज हम आपको कम कीमत पर, न्यूनतम लागत पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अवेलेबल करवाएंगे। और देखिए साथियों, स्कूली बच्चों के लिए जो कक्षा 5 से लेकर 12वीं में पढ़ने वाले उनके लिए भी हम महत्वपूर्ण विषय के वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। और एप्लीकेशन हम आपको
यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी एप्लीकेशन हम आपको अति शीघ्र अवेलेबल करवा देंगे। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए।